हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार पटेल डॉक्टर पटेल मेडिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है शरीर में खून की कमी हो जाना। इसकी डेफिनेशन है, एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इज लोअर देन द नॉर्मल इन द ब्लड। ब्लड में रेड ब्लड सेल्स का कम हो जाना और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो जाने को ही हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। बिकॉज रिडक्शन के मीन्स होता है कम हो जाना। क्या क्या कम हो जाता है तब एनीमिया होती है? नंबर 1 है रेड ब्लड सेल्स काउंट, आरबीसी का काउंट कम हो जाए। नंबर 2 हीमोग्लोबिन कंटेंट्स कम हो जाए। नंबर 3 है पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीबी कम हो जाए। डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का बनना कम हो जाए। इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाए। नंबर है नेक्स्ट है एक्सिस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी, बॉडी से बहुत सारा खून बह जाए। इसके साइन सिम्टम्स क्या है? साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। एनीमिया के साइन सिम्टम्स क्या है? नंबर 1 है डिजीनेस, फास्ट और अनयूजुअल हार्टबीट, हार्टबीट जो फास्ट हो जाएगी और अनयूजुअल होगी। नेक्स्ट क्या है? हेडेक, सिर दर्द होगा। पेन इंक्लूडिंग इन योर बोन्स, चेस्ट, बेली एंड ज्वाइंट्स, आपके क्या होगा? पेन होने लगेगा ज्वाइंट्स में, बोन्स में, जोड़ों में और हड्डियों में दर्द होगा। प्रॉब्लम इन ग्रोथ फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में जो ग्रोथ जो है प्रॉब्लम्स होगी, ग्रोथ नहीं होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस जो होगी शॉर्टनेस हो जाएगी उसकी। स्किन दैट्स पेल और स्किन येलो, स्किन का कलर जो होगा हल्का सा चेंज हो जाएगा और येलो दिखाई देगा, जैसे हम कहते हैं जैसे पीलिया हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट होगा कोल्ड हैंड्स एंड फीट, उसके हाथ और पैर जो ठंडे रहेंगे और उसे वीकनेस बहुत होगी। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया का क्लासिफिकेशन क्या है? एनीमिया का क्लासिफिकेशन दो तरह से किया जाता है। एक तो नंबर 1 मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल मतलब आकृति के हिसाब से क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर एनीमिया को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में क्या होता है? साइज एंड कलर ऑफ आरबीसी आर नॉर्मल। इसमें क्या रहता है? साइज और कलर आरबीसी का नॉर्मल रहता है, बट द नंबर ऑफ आरबीसी इज लेस। इसमें नंबर जो आरबीसी की क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। दूसरा है माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी आर लार्जर इन साइज, आरबीसी का जो है साइज बढ़ जाता है विद नॉर्मल कलर, इसका कलर जो है नॉर्मल रहता है। आरबीसी काउंट इज लेस, इसका जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी लार्जर इन साइज, एमसीएच इज लेस, सो द सेल्स आर पेल। इसमें क्या होता है? आरबीसी के साइज जो होता है वो बढ़ जाता है, एमसीएच लेस हो जाता है, सो द सेल आर पेल, सेल का जो कलर है वो कम हो जाता है, कलर कम हो जाता है, यानी कि कलर थोड़ा सा डल हो जाता है, कम हो जाता है कलर इसका। नेक्स्ट क्या है? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में क्या है? आरबीसी आर सिमिलर इन साइज विद लेस कलर। इसमें क्या होता है? आरबीसी का साइज जो होता है वो सिमिलर रहता है और इसका कलर जो आरबीसी का हल्का हो जाता है। ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ईटियोलॉजी एनीमिया इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। ईटियोलॉजी के हिसाब से जो है एनीमिया 5 भाग में डिवाइड की गई है। नंबर 1 है हेमरेजिक एनीमिया, नंबर 2 है हीमोलाइटिक एनीमिया, नंबर 3 है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया, नंबर 4 है एप्लास्टिक एनीमिया और नंबर 5 है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेजिक एनीमिया, हेमरेज का जो मतलब है, हेमरेज रेफर्स टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, बॉडी से ज्यादा ब्लड का लॉस हो जाना हेमरेज कहलाता है। अब हेमरेज के कारण जो एनीमिया होती है उसे हम हेमरेजिक एनीमिया कहते हैं। एनीमिया ड्यू टू हेमरेज इज नाउ एज हेमरेजिक एनीमिया। अब हेमरेज दो तरह से होता है, एक्यूट हेमरेज और क्रोनिक हेमरेज। एक्यूट हेमरेज रेफर्स टू सडन लॉस ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड एज इन द केस ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के कारण सडन लार्ज क्वांटिटी में ब्लड जो है लॉस हो जाता है बॉडी से, तो उसे हम एक्यूट हेमरेज कहते हैं। इसी तरह से क्रोनिक हेमरेज इट रेफर्स टू लॉस ऑफ ब्लड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे समय से ब्लड का बॉडी में लॉस होता चला आ रहा है, उसे हम क्रोनिक हेमरेज कहेंगे। कंडीशन लाइक पेप्टिक अल्सर और हेमीफिलिया।
नेक्स्ट है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया मीन्स होता है एनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव हीमोलाइसिस विच इज नॉट compensated by increased आरबीसी प्रोडक्शन इज कॉल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, हीमोलाइसिस मीन्स होता है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, मतलब खराब होने आरबीसी खराब ज्यादा होती हैं और आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब दो तरह की होती है, एक्सटेंसिव हीमोलाइटिक एनीमिया और इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सटेंसिव हीमोलाइटिक एनीमिया, जो कि बाहरी फैक्टरों से फैलती है। एनीमिया काउज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बाय एक्सटर्नल फैक्टर। आरबीसी का खराब होना हो जाता है स्टार्ट, तो उसे किसके कारण, एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण जो बाहर से बॉडी में आते हैं। आल्सो कॉल्ड ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, और इसे ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया भी कहते हैं, सच एज एंटीबॉडीज, केमिकल्स एंड ड्रग्स। इन सब की वजह से, जो कि बाहर से आने वाले बॉडी में फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है, यानी कि आरबीसी खराब होना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल हीमोलाइटिक एनीमिया। अब इसके काउजेस क्या क्या है, लिवर फेलियर, रीनल डिसऑर्डर होना, वंस पेशेंट इन्फेक्शन कौन सा है, जैसे हेपेटाइटिस, मलेरिया और सेप्टिसीमिया। नेक्स्ट है ड्रग्स, कुछ ड्रग्स की वजह से होता है, पेनिसिलिन, एंटी मलेरिया ड्रग्स की वजह से, पॉइजनिंग, किसी ने पॉइजन किया हो, हाइपर स्प्लिनिज्म, स्प्लीन का जो है हाइपर स्प्लिनिज्म हो जाए। नेक्स्ट क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, जैसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो। हम बात करते हैं इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया। इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब है इंट्रिंसिक कारणों की वजह से, जो बॉडी के कुछ कारण है उनकी वजह से एनीमिया होती है, उसे हम इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। एनीमिया काउज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव RBCs, there is production of unhealthy RBCs which are short lived and are destroyed soon। इसमें क्या होता है, RBCs का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है, RBCs जल्दी जल्दी खराब होने लगती हैं, और इसमें क्या होता है, अनहेल्थी RBCs प्रोड्यूस होती हैं जो जल्दी ही खत्म होने का हो जाती हैं। ठीक है, इसका एक उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया। दिस टाइप ऑफ एनीमिया कैरेक्टराइज्ड बाय सिकल शेप रेड ब्लड सेल। इसमें क्या होता है, आरबीसी का जो शेप होता है वो चेंज होता है, सिकल शेप हो जाता है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी एनीमिया। न्यूट्रिशन, बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है और वो नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से जो है एनीमिया होती है, उसे हम न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। जैसे एनीमिया ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर इरिथ्रोपोइसिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी एनीमिया। इरिथ्रोपोइसिस एक प्रक्रिया होती है जिसमें आरबीसी बनती है, तो उसके लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो अगर बॉडी को नहीं मिल पाते हैं, तो आरबीसी के प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, जिसे हम न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। और ये दो होती हैं, नंबर एक है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, दूसरी है प्रोटीन डिफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट है हमारा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया ये मोस्ट कॉमन पाई जाने वाली एनीमिया है। दिस टाइप ऑफ एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया। It develops due to the inadequate ability of iron for hemoglobin synthesis। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए जितनी भी आयरन चाहिए होती है उतनी ना मिलने पर क्या होता है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाती है। इसके कारण हैं लॉस ऑफ ब्लड का लॉस हो जाना, डिक्रीज इनटेक ऑफ आयरन का कम मात्रा में लेना। नेक्स्ट है पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन के द्वारा आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाना। इंक्रीज डिमांड फॉर आयरन इन कंडीशन लाइक ऑफ ग्रोथ एंड प्रेगनेंसी। आयरन की डिमांड बढ़ जाना किस किस कारणों से, प्रेगनेंसी में और ग्रोथ में। जब बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है तो बॉडी में आयरन की डिमांड्स बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन की डिमांड्स जो बढ़ जाती है बॉडी में। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन डिफिशिएंसी एनीमिया। प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन जब बॉडी को कम मिल पाती है तब प्रोटीन डिफिशिएंसी एनीमिया होती है। एनीमिया ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इज रिड्यूस। बॉडी में प्रोटीन की कमी की हो जाने की वजह से हीमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस है वो कम हो जाती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है, एनीमिया ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की वजह से जो एनीमिया होती है उसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होते हैं। मेगालोब्लास्टिक में एनीमिया में होता क्या है, आरबीसी इज नॉट मैच्योर। आरबीसी जो
जो होती हैं वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाती हैं। अब है नेक्स्ट एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्या है? एनीमिया इज ड्यू टू द डिसऑर्डर ऑफ रेड बोन मैरो। ये जो हड्डी में जो बोन मैरो पाई जाती है उसकी रेड बोन मैरो का डिसऑर्डर है। इसके काउजेस क्या क्या है? रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सरे और गामा रेज रेडिएशन। बार बार एक्सरे होते हैं, उसमें जो रेज निकलती हैं और गामा रेडिएशन जो निकलता है उसकी वजह से होता है। प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, बॉडी में बैक्टीरियल टॉक्सिन्स अगर प्रेजेंट है तो एप्लास्टिक एनीमिया होती है। नेक्स्ट क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में एप्लास्टिक एनीमिया के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्या है? वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, लाइक हेपेटाइटिस एंड HIV इन्फेक्शन। अब बात करेंगे एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज के कारण जो एनीमिया होती है उन्हें हम क्रोनिक डिजीज एनीमिया कहते हैं। एनीमिया दैट इज फाउंड इन पीपल विद सर्टेन लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन। कुछ लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से एनीमिया होती है, उसे हम एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज कहते हैं। और ये सबसे सेकंड कॉमन टाइप जाने वाली एनीमिया है। सबसे पहले फर्स्ट टाइप जो सबसे ज्यादा पानी जाने वाली एनीमिया थी वो थी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, प्रोटीन डिफिशिएंसी एनीमिया। और सेकंड टाइम जो कॉमन पाई जाने वाली एनीमिया है वो है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। इसके कुछ कारण है, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं जैसे लाइक रोमेटॉइड अर्थराइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्रोनिक इन्फेक्शन। क्रोनिक इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्लोसिस एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है। और नेक्स्ट है क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर में भी होता है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया। एनीमिया की डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? उसके लिए कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट RCBC। नेक्स्ट है पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर करवाते हैं। अब कुछ प्रिवेंशन करते हैं जिससे एनीमिया ना हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन खाने पीने से कुछ एनीमिया की प्रिवेंशन होती है, जैसे आयरन। आयरन के लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आयरन रिच फूड खाने पड़ेंगे, जैसे ब्रीफ एंड मीट्स, बीन्स, डार्क ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट्स। फॉलिक एसिड के लिए फ्रूट्स एंड फ्रूट जूस पीना पड़ते हैं, पीनट्स, पास्ता एंड राइस। विटामिन B12 के लिए फूड रिच इन विटामिन B12 इंक्लूडिंग मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। मीट और डेयरी से जो प्रोडक्ट, दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें ज्यादातर विटामिन B12 पाया जाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर पर विटामिन सी। विटामिन सी के लिए फूड रिच इन विटामिन सी इंक्लूडिंग सिट्रस फ्रूट्स, जैसे संतरा हो गया, आपका नींबू हो गया और आंवला हो गया, और आपका ब्रोकली हो गई, मेलन्स हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई। ये सब जो है इनसे क्या होता है? विटामिन सी मिलता है हमें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देने की कोशिश करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू।